So we'll start with chapter number 10 today, formal letters and official communication. जिसके बारे में हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं फॉर्मल लेटर्स क्या होता है, राइट? स्टिल हम लोग उसको वापस से अच्छे से करेंगे। एक नया चैप्टर आपको इसके ऊपर दिया है क्योंकि इंट्रोडक्शन में समझते हैं लेटर्स। लेटर क्या है? इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने का एक जरिया है लेटर राइटिंग। आज से कई साल पहले लेटर राइटिंग वाज वेरी पॉपुलर, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इंटरनेट सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है, मैसेंजर्स आ गए हैं, ऑनलाइन हम लोग सब कुछ चैटिंग करने लग गए हैं, तो लेटर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बट स्टिल फॉर फॉर्मल पर्पसेस आज भी लेटर्स आर रिटन एंड पोस्टेड। तो लेटर है क्या बेसिकली? लेटर एक रिटन मैसेज है विच इज सेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर एंड कंटेन्स important information. Letters perform the function of bringing friends or relatives closer together, enhancing professional relationships, and providing a means of self-expression. There are two types of letters, that is formal letters and informal letters. ये हम लोग को क्लास स्कूल में भी क्लास 6-7 में भी बताया गया था इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर कि लेटर्स दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और हम लोग को लेटर राइटिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाता था स्कूल में, राइट? बेसिक लेवल पर। सबसे पहले बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है विच इज पर्सनल इन नेचर, दैट इज इट इज रिटन टू दोज पर्सन्स whom with you are familiar, जैसे कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, जिनके साथ आपका पर्सनल कनेक्शन होता है, पर्सनल रिलेशन होता है। So informal letters are letters which are written to people with whom we are familiar with. Example, relatives and friends. They are used for casual and personal communication. While writing informal letters, we can make use of a personal and emotional tone. The language and tone of the letter depends on the level of comfort and familiarity between the sender and the recipient. There is no specific format prescribed for writing informal letters. समझ में आया? बहुत easy था. हाँ मैम। Okay. What is formal letters then? Formal letters are used for official and professional communication. They are written with a particular, well-defined objective or set of objectives in mind and not for the sake of arbitrary correspondence. As opposed to informal letters, there is a manner prescribed for writing formal letters. These letters are concise and written in a specific format using formal language. The term formal letter encompasses any letter written for a formal purpose, whether it be a recommendation letter, complaint letter, job application, or a letter to the editor. Formal letters are used mainly for two purposes. The first is that they open channels of communication which will aid you in receiving a desirable response while solving a problem, making preparations, and inquiring about products and services. Moreover, they can be used as official records of the communication between two parties so that सो बेसिकली ये पढ़कर फॉर्मल लेटर्स क्या होता है, क्या बोल रहे हैं? फॉर्मल लेटर्स ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो कि हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में यूज करते हैं। ये लोग बेसिकली इनका पर्पस होता है, फॉर्मल लेटर हम लोग एक पर्टिकुलर पर्पस या ऑब्जेक्टिव के लिए लिखते हैं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ जनरल टॉक्स। अगर इनफॉर्मल लेटर्स की बात करें, वहां पर क्या था, कोई पर्टिकुलर मैनर प्रिस्क्राइब नहीं था लिखने का, कोई फॉर्मेट नहीं होता है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होता है, वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, वी हैव टू मेंटेन दैट फॉर्मेट, अदरवाइज वी मतलब वो गलत हो जाएगा। और ये जो लेटर होते हैं ना, फॉर्मल लेटर, इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल लेटर्स, दे आर कंसाइज एंड दे आर रिटन इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट यूजिंग अ फॉर्मल टोन। यहाँ पे जो लैंग्वेज होता है बात करने का, वो बहुत ही फॉर्मल नेचर का होता है। Why? Because we are not writing to our relatives or friends here. We are writing to our colleagues, we are writing to officials or somebody whom we are not familiar with, right? और जो फॉर्मल लेटर होता है वो एक फॉर्मल पर्पस के लिए लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ लो, कोई भी रिकमेंडेशन लेटर होता है, जैसे कि मान लो आप अपने सिटी के किसी भी इंचार्ज को लेटर लिखते हो, कि म्यूनिसिपल, सपोज कर लो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो, कोई सजेशन दे रहे हो, रिकमेंडेशन दे रहे हो, या कुछ कंप्लेन कर रहे हो, आपके लोकेलिटी में मान लो बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है या आपकी गार्बेज का इशू है वहां पर, तो वो सब की वजह से अगर आप कंप्लेन करते हो तो दैट इज अ कंप्लेंट लेटर। फिर अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जॉब एप्लीकेशन लेटर, या कोई भी इस तरह का लेटर, या एडिटर को आप कोई लेटर लिखते हो, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, राइट? बिकॉज दे आर रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन पर्पस
एंड टू सर्टन पर्सन्स whom we are not familiar with, जो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कैटेगरी में नहीं आते, राइट। फॉर्मल लेटर्स का यूजली मेनली दो पर्पसेस होता है। पहला तो होता है कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखते हैं, कोई तरह का प्रिपरेशंस करना है, कुछ इंक्वायरी करनी है किसी चीज के बारे में, इस तरह के रीजंस की वजह से जनरली वी राइट फॉर्मल लेटर, राइट। और देर आर टू पार्टीज टू कम्युनिकेट। ऑब्वियस सा बात है, लेटर लिखते हैं तो दो पार्टी होगा, एक जो लिख रहा है लेटर और एक जो लेटर रिसीव करेगा, राइट। उन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा while राइटिंग अ लेटर। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है फॉर्मल लेटर्स can be categorized into the following: business or official letters, letter highlighting civic problems। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स हो गया, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल पढ़े, इंक्वायरी करना है, कुछ कोई कंप्लेंट रजिस्टर करना है, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना है, कोई भी तरह का कंप्लेंट है, तो सच सॉर्ट ऑफ लेटर्स आर एग्जांपल ऑफ बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। दूसरा कैटेगरी आता है लेटर हाईलाइटिंग सिविक प्रॉब्लम्स। सिविक प्रॉब्लम्स मतलब सोसाइटी से रिलेटेड कोई कंसर्न है, जैसे कि एडिटर को हम लोग लेटर लिख रहे हैं, मान लो कुछ आर्टिकल और ये सब को पब्लिश करवाना है आपको, या कोई कंसर्न अथॉरिटी को आप लिख रहे हो रिगार्डिंग द सिविक प्रॉब्लम ऑफ योर सोसाइटी। देन थर्ड कैटेगरी इज एप्लीकेशन लेटर, एग्जाम्पल हो गया जॉब एप्लीकेशन। तो फॉर्मल लेटर को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो हो गया बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, एक हो गया सिविक प्रॉब्लम्स को जो बताता हो, और तीसरा हो गया जॉब एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल ड्राफ्टिंग फॉर्मल लेटर। तो वो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जनरली फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर पूछता है, बट ये भी आ सकता है। पॉइंट्स बताओ क्या आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिखोगे। यूज द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ऑब्वियसली हम लोग ऊपर पढ़ चुके इतनी बार कि फॉर्मल लेटर में एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट सेज लीव अ लाइन और एडिशनल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स सिंस नो इंडेंटेशन इज फॉलोड। ओके, अब आप स्पेसिफाइड फॉर्मेट फॉलो करोगे, फिर आपको बोला जा रहा है कि आप मान लो अपने लेटर को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हो, तो जो 2 पैराग्राफ के बीच में जो गैप होएगा ना, वहां पर आपको एक लाइन देना पड़ेगा सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश कि हाँ ये दूसरा पैराग्राफ है। अदरवाइज अगर आप कंटिन्यू लिखोगे आफ्टर द फुल स्टॉप तो वो पैराग्राफ तो होगा ही नहीं। तो पैराग्राफ को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि 2 लाइन के बीच में अगर एक गैप होता है, नेक्स्ट लाइन से अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन से अगर हम लोग ऑल टुगेदर एक नया सेंटेंस चालू करते हैं, दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। तो यही बोल रहा है कि एक एडिशनल स्पेस हम लोग देंगे या एक लाइन छोड़ देंगे नया पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट, स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग इन योर फर्स्ट पैराग्राफ। जो सबसे पहला पैराग्राफ होगा आपके लेटर का, वहां पर आप रीजन दोगे कि वाई यू आर राइटिंग दैट लेटर, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो लेटर लिखने का। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कीप द लैंग्वेज सिंपल। ऑब्वियस सा बात है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स अगर हम लोग यूज करेंगे लेटर में, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड, so we should always keep the language very simple. Next point says, at all times add details and information that will make the addressee's receiver's task easy. For example, if you are writing to an organization to apply for a job, mention the post you are applying for along with your qualification and experience. If you are writing to a service center, mention specifics such as model number, year of purchase, invoice number, etc. about the product along with a description of the problem you are facing. If you wish to make a reference to previous letters or conversations, payments, etc., provide details such as date, invoice number, quotation, check number, etc. क्या बोल रहे हैं इन दोनों पॉइंट में कि जब भी हम लोग को कुछ भी सामने वाले का टास्क को इजी करने के लिए जो रिसीवर होगा हमारे लेटर का, उसको जितना पॉसिबल हो हम लोग डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। मान लो कि आप अप्लाई कर रहे हैं एक जॉब के लिए, तो ऑब्वियस सा बात है आप लेटर में मेंशन करोगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। Obviously, these details are by default you need to provide if you are applying for a job. उसी तरह अगर आप सर्विस सेंटर को कोई लेटर लिखते हो, तो आपको उसका मॉडल नंबर, किस तरह सर्विस सेंटर से मतलब समझ में आता है ना, व्हेन यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट से मोबाइल फोन, जैसे कि सैमसंग का मोबाइल आपने खरीदा नया, अब उसमें मान लो वारंटी पीरियड के अंदर है फोन और उसमें कुछ इशू हो जाता है, देन आप क्या करोगे, सर्विस सेंटर जो है सैमसंग की उसको आप एक लेटर लिखोगे, दैट इज अ कंप्लेंट लेटर। तो ऑब्वियस सा बात है आपने किस दिन परचेज किया, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, फिर मॉडल नंबर क्या है आपके मोबाइल फोन का, ये सारी डिटेल तो आपको देनी पड़ेगी ना अपना कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए। तो वही बोल रहा है कि जो मैंडेटरी डिटेल्स होते हैं ना, वो हम लोग को लेटर में प्रोवाइड कर देना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, इफ यू विश टू मेक अ रेफरेंस टू प्रीवियस लेटर और कॉन्वर्सेशन, पेमेंट एक्सेट्रा, प्रोवाइड डिटेल्स सच एज डेट, इनवॉइस नंबर, कोटेशन, चेक नंबर एक्सेट्रा। अगर आपको प्रीवियस लेटर से कुछ कंटिन्यू करके नया लेटर लिख रहे हो आप, इसमें आपका प्रॉब्लम जो इशू है वो ऑलरेडी स्टेटेड था आपके पहले वाले लेटर में, तो अगर आपको रेफरेंस करना है तो क्या करोगे आप, उसमें डिटेल दे देना अपने पहले वाले लेटर में, पहले वाले लेटर का रेफरेंस दे देना यहाँ पर, जैसे कि आप डेट, इनवॉइस नंबर, कोटेशन, चेक नंबर, ये सारा चीज से आप लिंक कर सकते हो। ऑलवेज बी जेंटल एंड कर्टियस while डायरेक्टिंग द रिसीवर्स कोर्स ऑफ एक्शन। यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, जब आप लेटर लिख रहे हो थ्रू आउट आपको जेंटल और कर्टियस रहना है। डू नॉट forget टू बी पोलाइट इवन इफ इट इज अ कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्श वर्ड्स यूज करोगे, रूड वर्ड्स यूज करोगे लेटर में, नो, यू कैन नॉट डू दैट। यू हैव टू बी पोलाइट थ्रू आउट इवन इफ यू आर रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, चेक टू इंश्योर दैट योर लेटर इज फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक दैट इज ग्रामेटिकल और स्पेलिंग। ऑब्वियस सा बात है, कोई भी लेटर राइटिंग हो या कोई आर्टिकल राइटिंग में भी हम लोग पढ़े थे, रिपोर्ट राइटिंग में भी हम लोग ये बात पढ़े थे, इट शुड बी एरर फ्री। You have to make sure that your letter is error free, there is no grammatical or spelling mistakes. तो ये सारा पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है जब भी हम लोग ड्राफ्ट करेंगे एक फॉर्मल लेटर को। आई होप क्लियर था, कोई डाउट? No, ma'am. All clear. गुड, देन गुड टू प्रोसीड। ओके, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। देखो, हाउ फॉर्मल लेटर लुक्स लाइक, यू कैन सी अ टेबल, सेंडर्स एड्रेस, डेट दिया हुआ है, पहले सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है, वो कहाँ रहता है, देन डेट दिया हुआ है, सेंडर कौन हो गया, लेटर जो लिख रहा है, राइट, जिस दिन लेटर लिखा गया दैट इज द डेट। देन डेजिग्नेशन और नेम ऑफ द एड्रेसी, मतलब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो प्लीज राइट इट, एड्रेसी के बगल में लिख दो रिसीवर, और सेंडर हो गया कौन, द पर्सन हु इज राइटिंग द लेटर। ओके, तो एड्रेसी मतलब हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं, हम जिसको लेटर लिख रहे हैं। तो वहां पर मान लो कि हम किसी मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं, तो द मैनेजर, मिस्टर और मिसेस डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द जेंडर। देन कम्स द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, दैट इज हम जिसको भेज रहे हैं, किस पते पर हम वो लेटर को भेजेंगे, वहां का एड्रेस, राइट। देन कम्स द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब वी विल एड्रेस दैट पर्सन एज सर और मैडम। देन कम्स द सब्जेक्ट, हेडलाइन, लेटर का हेडिंग, प्लेस, क्या पर्पस है आपका लेटर लिखने का, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर ऑफिस फर्नीचर, आप एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो ऑफिस के फर्नीचर के लिए, तो यहाँ पर आपका ये हो गया पर्पस ऑफ द लेटर। देन योर कंटेंट, कंटेंट मतलब बॉडी ऑफ द लेटर बेसिकली बोल सकते हो। आफ्टर गोइंग थ्रू, कंटेंट में तीन पार्ट आता है, हमेशा ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। कंटेंट मतलब होता है मेन बॉडी जो लेटर का होता है, जिसमें तीन पार्ट में सब डिवाइड किया गया, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे, आफ्टर गोइंग थ्रू योर कैटलॉग ऑफ ऑफिस फर्नीचर आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर आवर ऑफिस। आप स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, बिना बकवास किए कि हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल और ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हुए लिखोगे, आफ्टर गोइंग थ्रू द कैटलॉग, आपने कैटलॉग से पसंद किया, आपने ऑफिस फर्नीचर का सिलेक्शन किया, एंड नाउ यू आर मेंशनिंग द नेम ऑफ ऑल दोस फर्नीचर्स जिसका आप ऑर्डर आप प्लेस करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, देयर आर 5 फर्नीचर्स which that person is placing the order, and he has also mentioned the quantity। बहुत ही अच्छे तरीका से आप देखो, सीरियल नंबर, आइटम एंड क्वांटिटी करके उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। And finally, the conclusion. All the items should be as per the specification mentioned in your quotation. Substandard material will be returned. देखो, कंक्लूजन में उन्होंने अपनी बात को क्लियरली मेंशन कर दिया कि जैसा उन्होंने अपने कैटलॉग में मेंशन किया था वैसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो रिटर्न कर सकते हैं। ये प्रोविजन उन्होंने कंक्लूजन में डाल दिया लेटर में। बहुत ही क्रिस्प और सिंपल लेटर था। अच्छा, कंटिन्यूएशन भी है। The delivery should be made before May 25, 20 some जो भी ईयर होगा, failing which the order will stand cancelled. Please send the bill after deducting the discount as applicable. As agreed upon earlier, payment of the bill will be made by check in favor of the firm within 10 days after the delivery of item. यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बता दिया कि उनको कितने तारीख के अंदर डिलीवरी चाहिए, अगर नहीं कर पाए तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और बिल भी मांगा है उन्होंने, जितना डिस्काउंट हो सकेगा उसके बाद का जो नेट अमाउंट होगा उसका बिल के साथ वो ऑर्डर मिले। और पेमेंट का मोड बता दिया गया है कि चेक के थ्रू पेमेंट किया जाएगा, और फर्म के नाम पे जो चेक होगा वो फर्म के नाम पर होगा, और डिलीवरी के 10 दिन के बाद उसका इन कैश कराया जा सकता है उस चेक को। देन कम्स योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज।
जब भी हम लोग लेटर को एंड करते हैं तो हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हैं, लाइक योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, अफेक्शनेटली, कुछ भी। अफेक्शनेटली जनरली नहीं लिखते हम लोग, फॉर्मल लेटर में जनरली सिंसियरली यूज किया जाता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। देन कम सिग्नेचर, जो भी सेंडर है लेटर का वो अपना साइन करेगा और अपना साइन नाम के नीचे वो लिखेगा अपना डेजिग्नेशन, दैट इज ही इज अ मैनेजर ऑफ केडी इन्फोटेक, तो वो अपने नाम के नीचे लिख देगा मैनेजर केडी इन्फोटेक, एंड दैट इज द एंड ऑफ द लेटर। बहुत सिंपल इजी था। Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So this was all about that formal letter का format. Next is यहाँ पर डिस्क्राइब किया, ये तो आपने सैंपल देखा ना, अब ये एक एक चीज को बता रहे हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी समझ लिए थे फॉर्मेट देखने के साथ साथ। तो दिस इज रीडिंग कैटेगरी, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क। ओके, सेंडर्स एड्रेस। Ma'am, यस, ma'am, पूछो। 1 minute. श्योर। ओके, तो ये वाला रीडिंग कैटेगरी में है, आप इसको रीड कर लो, जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मूविंग ऑन। टाइप्स ऑफ बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। कितने टाइप का ऑफिशियल लेटर्स होता है? बिजनेस लेटर एक कैटेगरी था, अगर आपको याद हो पहला, उसी का सब टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग कि बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स में क्या क्या वेराइटी है। तो पहला है लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बिजनेस लेटर। These letters are written to gather information from various sources about people seeking job, prices of services and products, etc. They help the receiver decide whether they should give jobs and promotions, grant credits, or enter into contract. They may also be written to third parties asking for information about jobs or about organizations wishing to build a business relationship. क्या बोला है यहाँ पर कि इंक्वायरी लेटर बेसिकली एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बिजनेस लेटर होता है। जनरली नाम से आप समझ पाओगे इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज का तहकीकात करना। इफ यू वांट टू गैदर इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, इट कैन बी जॉब रिलेटेड, इट कैन बी रिलेटेड टू प्राइस ऑफ एनी गुड्स, कोई भी चीज का इंक्वायरी अगर आप कर रहे हो तो आप इंक्वायरी लेटर लिखते हो। इससे क्या होता है? मदद मिलता है कि हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है, लोगों का हम हेल्प कर सकते हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू, एज आई टोल्ड, जॉब, प्रमोशन, क्रेडिट, ग्रांट, कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी तरह का रीजन हो सकता है। अच्छा, हम लोग जनरली लेटर ऑफ इंक्वायरी किसको लिखते हैं? थर्ड पार्टी को लिखते हैं, ताकि हम इंफॉर्मेशन निकाल सके, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करना हो। तो जनरली दे आर रिटन टू थर्ड पार्टीज। Okay. What points should we keep in mind while writing a inquiry letter? सबसे पहला, give a brief introduction about yourself with the name of your organization. Provide the details about the subject of inquiry. Present queries in bullet points if you require a lot of information. Mention the deadline by when you require the information. Okay. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे अपना, और अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे। फिर जो भी हमारा इंक्वायरी का टॉपिक होगा उसके बारे में डिटेल्स देंगे, क्वेरीज देंगे अपना बुलेट पॉइंट्स में। अगर मान लो बहुत सारे इंक्वायरी करनी है, मुझे 10 पर्टिकुलर चीजों का इंक्वायरी करना है, तो आई कैन मेंशन वन बाय वन इन दी बुलेट पॉइंट्स कि व्हाट ऑल आर माय क्वेरीज। देन कब तक मेरे को चाहिएगा उसका रिवर्ट, उसको भी मेरे को डेडलाइन मेंशन करना होगा। जैसे लास्ट वाला एग्जांपल में अगर आपको याद हो, हम लोग पढ़े थे, उन्होंने अपनी जो ऑर्डर दी थी फर्नीचर की, उन्होंने मेंशन कर दिया था कि मेरे को 25 तारीख के अंदर अंदर डिलीवरी चाहिए, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगी। तो उसी तरह अगर इंक्वायरी लेटर हम लिख रहे हैं, तो कब तक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका डेडलाइन आपको मेंशन करना होगा कि बाय विच डेट यू वांट द डिटेल्स। अब एक सैंपल देखते हैं। जेस्ट डिजाइन कंपनी का नाम, एड्रेस दिया हुआ है न्यू दिल्ली, देन डेट लिखा हुआ है जिस दिन ये लेटर लिखा गया है, प्रोप्राइटर क्रिएटिव केटरिंग कैलाश करके एड्रेस ही के बारे में लिखा है। पहले सेंडर था, आपको याद होगा हम लोग को फॉर्मेट में क्या पढ़े थे कि सेंडर, सेंडर का एड्रेस, डेट, देन कम्स दी एड्रेसी, एड्रेसी का एड्रेस, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज। केटरिंग सर्विसेज का इंक्वायरी के लिए लेटर लिखा गया है। ठीक है, इसमें वो लोग बता रहे, टॉपिक लिख दिया कि एडवर्टीजमेंट देखा था उन्होंने एक किस तारीख को, उसकी वजह से वो लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं केटरिंग सर्विसेज को लेकर। ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग इट्स, रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आपको इंक्वायरी कर रहे हो।
क्योंकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है कमिंग मंथ में, और इसीलिए उनको केटरिंग सर्विस की जरूरत है, और उनके गेस्ट के नंबर ऑफ पीपल है 500, और डिनर के लिए उनको केटरिंग सर्विस अवेल करना है। और वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 500 गेस्ट और एम्प्लॉइज आएंगे उस इवेंट में, फॉर्मल इवेंट होगा, पूरा केटरिंग सर्विस का जरूरत है, डेजर्ट्स और स्टार्टर्स उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, और 10 वेटर्स लगेंगे, 5 होस्ट होने चाहिए जो सर्व करे और अटेंड करे गेस्ट को। तो उन्होंने डिटेल्स दिया, whether your catering service has experience to handle a lavish celebration with a large audience such as, अब अपना रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं देखो बुलेट पॉइंट्स में, कि क्या आपकी केटरिंग सर्विस हैंडल कर सकती है एक लार्ज ऑडियंस को, वेदर वेटर्स एंड होस्ट आर प्रोवाइडेड बाय यू, क्या आप लोग वेटर और होस्ट खुद प्रोवाइड करते हो, offers and discounts available, menu options and charges. You are asking all these details, okay? If there are any additional charges levied for linens, centerpieces, etc., we shall be grateful if you could provide the detail mentioned above along with a rough estimate as soon as possible. एंड में बोल दिया कि आप ये सारा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दीजिए और एक रफ एस्टिमेट बता दीजिए कि कितना पड़ेगा आपका केटरिंग सर्विसेज का चार्जेस, करके ये लेटर को एंड कर दिया गया। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, सैल्यूट, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स करके, और जो भी सेंडर है उन्होंने अपना नाम लिखा, डेजिग्नेशन लिखा, कंपनी का नाम लिखा। खाली नाम लिख के नहीं छोड़ना है, सिग्नेचर में साधना कक्कड़ इज द सेंडर, then what is the designation of Sadhana Kakkar? He is an administrator. She is an administrator. And which company she is representing? Zest Design. This is how we will end the letter. Clear है? इंक्वायरी लेटर बहुत ही Yes, इजी ma'am. था। नेक्स्ट है ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर का मतलब होता है व्हेन यू आर प्लेसिंग एनी ऑर्डर, जैसे कि हम लोग फर्नीचर का एग्जांपल में ऊपर में ऑलरेडी कर चुके वो चीज, राइट? ओके। Yes, ma'am. An order letter is written by a buyer to the seller requesting him to deliver goods. These letters include three major types of information. ऑर्डर लेटर जनरली बायर लिखता है सेलर को डिलीवरी गुड्स डिलीवरी के लिए, और इसका तीन तरीके से इंफॉर्मेशन निकाला इसमें हम लोग मांगते हैं। पहला है डिटेल अबाउट द आइटम और प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर्ड, सेकंड इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिलीवरी, एंड थर्ड इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट। आपको अगर याद होगा हम लोग जो फॉर्मेट वाला एग्जाम्पल पढ़े थे फर्नीचर ऑर्डर का, उसमें ये तीनों चीज मेंशन थी। सबसे पहले बताया था कि उनको क्या चाहिए, उनको ऑफिस फर्नीचर चाहिए, उन्होंने डिस्क्राइब किया था नाम लिख के बकायदा 5 आइटम्स के। फिर सेकंड में उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था डिलीवरी को लेकर, उन्होंने मेंशन कर दिया था कि उनको 25 तारीख के अंदर ही डिलीवरी चाहिए। उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया था मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, कैश रहेगा और 10 दिन के बाद ही इन कैश होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने ऊपर देखा ना ऑर्डर लेटर में मेंशन था, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेल पहले हम लोग देंगे अबाउट द आइटम और प्रोडक्ट जिसका ऑर्डर करना है, उसमें क्या क्या आता है डिटेल्स में, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ ब्रांड, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, क्वांटिटी भी आपको याद होगा फर्नीचर में उन्होंने मेंशन किया था कितनी क्वांटिटी की कौन सी आइटम चाहिए, देन अदर स्पेसिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है अगर लगा तो देंगे नहीं तो जरूरत नहीं है। सेकंड में हम लोग डिलीवरी रिलेटेड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका डिजायर्ड रिसीव डेट क्या है, मतलब व्हेन यू वांट दिस ऑर्डर टू बी रिसीव्ड, डिजायर्ड डिलीवरी लोकेशन, आपको किस लोकेशन पे डिलीवरी चाहिए, देन मोड ऑफ पेमेंट, सॉरी मोड ऑफ डिलीवरी, मतलब आप वाया रोड डिलीवरी प्रेफर करोगे, वाया रेल करोगे कि वाया वाटरवेज करोगे। ये अर्जेंसी के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कैसे डिलीवरी करनी है, और मोड ऑफ पेमेंट कैश रहेगा, चेक रहेगा, ड्राफ्ट रहेगा, और पेमेंट कब तक होगा। So these are mandatory details you have to mention in an order letter. Always remember. इसका सैंपल खुद से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एक सैंपल हम लोग ऊपर पढ़ चुके, वो ऑर्डर लेटर का एग्जाम्पल था। Okay, ma'am. यहाँ पे आप देखो वही है, उसी तरह का टेबल बनाया हुआ है, वहां पे फर्नीचर था, यहाँ पे दूसरा चीज है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशन है स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे देखो देर आर 6 आइटम्स, basketball, football, badminton net, hockey stick, badminton racket, basically sports item, right? And then they have mentioned the quantity ki how much of each item they want, and they have mentioned in the specification that for which brand and which model they want. जैसे कि basketball आप देखोगे Costco number 6, football Costco number 18. They have mentioned the size as well as the brand name, right? तो वो चीज है। देन थर्ड कैटेगरी आता है आपका लेटर ऑफ कंप्लेंट, यानी आप कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करते हो, देन हाउ यू राइट दैट लेटर। In the business world, where selling and providing services to fulfill needs of customer plays an important role, there will also be scope for complaint raised by customer due to several reasons.
A letter of complaint letter enables us to notify an individual, company, or business that we are dissatisfied with a product purchased or a service received from them. A complaint letter can be written in an individual capacity or on behalf of a company. Writing a complaint letter is an effective and professional way to get the problem solved. आज के डेट में यहाँ पर इतना वास्ट लेवल पर बिजनेस होता है, तो सेलिंग और सर्विस प्रोवाइड करना माने गुड्स बेचना या सर्विसेज प्रोवाइड करना जिससे हम लोग अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके, इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के चक्कर में a lot of complaints are also registered by the customers। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होते सेलर्स से एंड दे रजिस्टर कंप्लेन। तो एक लेटर ऑफ कंप्लेन हमको मदद करता है बताने में किसी भी कंपनी को या इंडिविजुअल को या बिजनेस को कि वो लोग डिसैटिस्फाइड है उस प्रोडक्ट के साथ जो उन्होंने खरीदा है, या मान लो कोई सर्विस अवेल की है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोवाइडेड टू देम। तो इन सच केसेस दे आर हैविंग दैट ऑप्शन टू राइट अ कंप्लेन लेटर। और ये कंप्लेन लेटर कोई भी इंडिविजुअल लिख सकता है, किसी कंपनी के बिहाफ में लिख सकता है। ओके, नाउ लेट्स रीड व्हाइल राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेन व्हाट ऑल पॉइंट्स वी शुड कीप इन माइंड। क्या क्या बात हमको ध्यान में रखनी है एक कंप्लेन लेटर लिखते हुए। पहला पॉइंट बोलता है गिव अ क्लियर एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग एंड व्हाट यू वांट डन, दैट इज आउटकम। यहाँ पर हमको पहले तो क्लियर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा क्या प्रॉब्लम है, व्हाई वी आर राइटिंग दैट, व्हाई वी आर कंप्लेनिंग, उसका कारण बताना होगा और क्या हम चाहते हैं उसका रेमेडी बताना पड़ेगा। सेकेंड में इंक्लूड इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब आपको मेंशन करना होगा डेट जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया था। मान लो आपने कुछ गुड्स खरीदा था जिससे आप डिसैटिस्फाइड हो, तो आपको वो डेट ऑफ परचेज मेंशन करनी होगी कि किस दिन आपने वो गुड्स खरीदा था। या फिर मान लो आपने कोई सर्विस ली थी तो आपको वो सर्विस का डेट मेंशन करना होगा एंड क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से आपको वो बताना होगा। अगर आप कोई प्रीवियस कंप्लेन ऑलरेडी कर चुके हो, उसको फॉलो अप कर रहे हो इस पर्टिकुलर लेटर में, तो आपको हो सकता है कि आपको फर्स्ट कंप्लेन लेटर जिस दिन लिखी थी वो वाली डेट प्रोवाइड करनी पड़ जाए। और आपको डिटेल देना होगा क्या एक्शन आप चाहते हो कि लिया जाए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आपने क्या प्लान करके रखा है वो आपको बताना होगा। फिर आप एक रिस्पॉन्स के लिए रिक्वेस्ट करोगे कि आप अपने इस लेटर का रिस्पॉन्स चाहते हो एज सुन एज पॉसिबल। तो आप सेलर को एक रीजनेबल टाइम दे दोगे कि इस समय के अंदर अंदर वो आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करे। फिर आप एक अटैच करोगे कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मान लो आपने कोई गुड्स परचेज किया था जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आप ये कंप्लेन लेटर लिख रहे हो, तो उस फेवर में आप क्या करोगे, जब आप ये लेटर लिखोगे ना आप साथ में अपने इनवॉइस को अटैच कर देना। जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा था जहां से भी, उस इनवॉइस लेटर को अटैच करने से क्या होगा, आप एक एविडेंस दे रहे हो कि आप जो लेटर लिख रहे हो आपका जो कंप्लेन है वो जेन्युइन है। हाँ, आपने वो वेरीफाई कर सकता है रिसीवर कि इसी तारीख को इसी दिन इसी जगह से आपने ये सामान खरीदा था। So you in such cases you can also support attach supporting documents if required. नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखना है नेवर मेक पर्सनल एक्यूजेशन और एलिगेशन। मतलब आप किसी पे भी झूठा इल्जाम, झूठा या सच्चा, आप उस पर एलिगेशन या कोई भी एक्यूजेशन नहीं लगा सकते, ब्लेम नहीं लगा सकते, दैट टू पर्सनल नेचर का। अवॉइड डिस्कसिंग एनी अदर कंसर्न बिसाइड द कंप्लेन इशू, एंड क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो आप इसमें कुछ और बातें नहीं करोगे, आप डायरेक्ट कंप्लेन को इशू को रजिस्टर करोगे, दूसरी इधर उधर की बात आप उस लेटर पे नहीं लिखोगे। ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है व्हाइल राइटिंग अ कंप्लेन लेटर। अब इसका एक सैंपल हमको दिया गया है और इसका सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन अगेंस्ट दी ऑर्डर नंबर। मतलब यहाँ पर कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया था, वो उसको उसके रिगार्डिंग उसने ये कंप्लेन लेटर लिखी है। ये कुछ समझाने का है नहीं, आप पढ़ लेना खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लाई टू लेटर ऑफ कंप्लेन। देखो, एक हमने कंप्लेन लेटर लिखा, अब उसका रिप्लाई वो भी एक टाइप ऑफ लेटर हो गया ना, कि आप लेटर ऑफ कंप्लेन का रिप्लाई दे रहे हो, तो उसको फोर्थ कैटेगरी में डाल दिया गया है। जैसे कि बिजनेस लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे कंप्लेंट्स को जब भी हमारे कस्टमर्स अनहैप्पी हो जाते हैं, तो उनके लिए उनका फ्लिपकार्ट, अमेजन बेस्ट एग्जाम्पल। आप फ्लिपकार्ट से मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आप मोबाइल फोन खरीदते हो, अब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप क्या करते हो, वहाँ पे चैट ऑप्शन एप्लीकेशन में जाते हो, वहाँ पे सपोर्ट में जाते हो, देयर इज एन ऑप्शन टू चैट विद दैट पर्सन, राइट। ऑनलाइन आपको तुरंत देखना कुछ सेकंड्स के अंदर देयर इज अ पर्सन अवेलेबल हु विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी, राइट। तो वो लेटर नहीं लिखने की जगह वहां पर चैट ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो हम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, और वो बंदा तुरंत हमें कुछ सेकंड्स के अंदर रिस्पॉन्ड भी कर देता है। वाई सच अ इनिशिएटिव इज टेकन बाय फ्लिपकार्ट, क्योंकि उनके लिए उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है।
बड़े कंपनीज जितने भी होते हैं ना, उनके लिए उनका रेपुटेशन बहुत मायने रखता है, बिकॉज एक ब्रांड लॉयल्टी होता है हमारे पास। आज हम लोग फ्लिपकार्ट जानते हैं कि फ्लिपकार्ट बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है टू परचेज एनी गुड्स, बिकॉज हमको पता है वहाँ डुप्लीकेट सामान नहीं मिलेगा, और वहाँ पे ऑप्शन होता है कंप्लेन करने का, रिटर्न पॉलिसी होती है, रिफंड की पॉलिसी होती है, जिसकी वजह से हम लोग रिलाई करके उन वहां से परचेज करते हैं। तो अगर वो अपनी सर्विस को, कस्टमर सर्विस को नहीं अच्छा रखेंगे, देन नेक्स्ट टाइम नोबडी विल बाई फ्रॉम देम, राइट? So to maintain their brand reputation, they have this option or of replying to their to the or catering to the complaint of the customers at very fast, right? At a very fast time, in very short period of time. So वही बोल रहे हैं यहाँ पर, while responding to complaint made by customers, it is important. अब बता रहे क्या क्या बात ध्यान में रखना है जब भी हम लोग कंप्लेन रिस्पॉन्ड करते हैं कस्टमर्स का, तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है? Address clearly and specifically the problem and issue brought up by the customer. कस्टमर का जो भी इशू है ना, उसको आप अच्छी तरह से उसको स्पेसिफाई करो। एक्नॉलेज एंड अपोलोजाइज फॉर एनी एरर। आप नोटिस किया होगा आपने, आप कभी भी स्विगी पर, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर या कहीं पर भी कभी भी जब कंप्लेन करते हो ना, तो जो सामने वाला बंदा आपके साथ चैट कर रहा होता है, वो तुरंत अपोलोजाइज करता है। सबसे पहला मैसेज में वो लिखेगा, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, इस तरह से वो लोग बोलते हैं, राइट? सो दैट इज अ हम्बल वे ऑफ शोइंग कि हाँ, यू आर एक्नॉलेजिंग योर मिस्टेक। Next, explain to the customer exactly what you plan to do or may have already done to resolve the problem. अब आप अपने कस्टमर को समझाओ कि आपने ऑलरेडी क्या किया है अपने एंड से, आप अपने एंड से क्या कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Assure the customer that he will never experience such problem in the future and propose how you will improve his experience. नेक्स्ट में आप बताओगे कि इन फ्यूचर आपको ऐसा गंदा एक्सपीरियंस वापस से नहीं मिलेगा, उस बात की आप एश्योरेंस देते हो, एंड आप अपनी एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कैसे करोगे, क्या मेजर लोगे, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। Customer do not accept vague response to their complaint. You may even lose client or customer if they feel that their complaint are being brushed off. Therefore, it is of extreme importance that you are very specific and clear while responding to letter of complaint. देखो कस्टमर्स लोग, क्योंकि इतने कंपटीशन है मार्केट में, अगर आप एक जन आपका कंप्लेन को नहीं सुनेगा तो आप क्यों उसके पास जाओगे दोबारा? यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट इजीली। तो इफ द वन ब्रांड इज नॉट गिविंग यू दैट मच ऑफ क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो आपके पास एनी टाइम ऑप्शन है कि आप स्विच कर जाओ दूसरे ब्रांड पे। तो लेकिन अगर आप बहुत ही ब्रांड लॉयल पर्सन हो, आपको अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड पसंद है, आप उसी के प्रोडक्ट यूज करते हो, इन सच केस आपको अगर कोई इशू होगा तो आप कंप्लेन करोगे। और अगर आपकी कंप्लेन को नहीं सुनाई किया जाए, अगर आपका कंप्लेन का सुनवाई ना हो, तो उस केस में आप ऑब्वियस सा बात है, स्टिक नहीं रहोगे उस ब्रांड पे। तो कस्टमर्स लोग वेग रिस्पॉन्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते अपनी कंप्लेन का। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जा रही है, देन आप वो कस्टमर खो देते हो एज अ ब्रांड। वो कस्टमर स्विच करके किसी और ब्रांड पे चला जाएगा। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर्स के कंप्लेन्स को सुनना चाहिए, because when they will feel that their complaints are not getting heard, they will not buy the product from that particular brand anymore, right? फिर आपको देखो एक सैंपल दिया गया है, दैट इज अगेन खुद से रीड कर लेना। फिफ्थ टाइप है प्रमोशन लेटर। प्रमोशन लेटर मतलब क्या हो गया? अप्रेजल लेटर होता है ना ऑफिस में, जो प्रमोशन मिलता है किसी को, प्रमोशन। ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट आई गेस। ओके, yeah, variety of promotion can be there. Promotional content refers to letters written to customer primarily to apprise them of some new development, like opening of a new branch, offers and deals extended by them on new facilities available. They may even be used to inform customer of new scheme or upgradation from a normal to a privileged category, or to offer promotional discount. समझ में आया क्या? Yes, ma'am. बहुत सारा रीजन हो सकता है। मानो कोई ऑफिस का नया ब्रांच खुल रहा है, या फिर मान लो कुछ नए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज कंपनी ने चालू की है, तो ये सब एक तरह का प्रमोशन हो रहा है ना, मतलब अपग्रेडेशन हो रहा है। पहले हम इतना ही डील कर, पहले मेरा जो कंपनी था वो मान लो एक ही कंट्री में था, इंडिया में ही था। अब मैंने उसकी ब्रांचेस दूसरे कंट्रीज में, यूएस में, यूके में खोल लिया है। तो ये क्या है? ये अपग्रेडेशन हो रहा है, बिकॉज आई एम बिकमिंग अ मल्टीनेशनल कंपनी फ्रॉम अ नेशनल कंपनी, because I have my offices opened in foreign countries as well. So such examples are example of promotion. इसी तरह से आपका ब्रांच नया खुलना, या आप मान लो नई फैसिलिटीज लेकर आ रहे हो। मान लो आप पहले
अपने एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं देते थे, अब आपने इंश्योरेंस मेडिक्लेम लेकर आए अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो दिस इज स्टार्टिंग अ न्यू फैसिलिटी और गिविंग अ न्यू फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय। सो सच केसेस में देखा करो जो कंपनी है वो कैसे अपने एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म करती है, एक प्रमोशन लेटर की मदद से इन्फॉर्म करती है। दे सेंड लेटर्स टू देयर एम्प्लॉइज ये सारे न्यूज को शेयर करने के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, प्रमोशन लेटर का। हाउ टू राइट प्रमोशनल कंटेंट, क्या क्या ध्यान रखना है आपको प्रमोशन लेटर लिखते समय। अधियर टू बिजनेस इंग्लिश, अधियर टू मतलब होता है फॉलो, बिजनेस इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश होगा वो कैजुअल इंग्लिश नहीं होना चाहिए, वो बिजनेस इंग्लिश होना चाहिए, दैट इज फॉर्मल टोन होना चाहिए। अवॉइड फैंसी जार्गन, मतलब जो फैंसी वर्ड्स होता है ना हम लोग वो सब नहीं यूज कर सकते इस तरह के लेटर में। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हाइल चूजिंग वर्ड्स। टेक्स्ट शुड बी टू द पॉइंट एंड डिस्कस ओनली प्रमोशन, टू द पॉइंट लेटर होगा और प्रमोशन के बारे में ही बात किया जाएगा, इधर उधर का और कोई भी एक्स्ट्रा लाइन एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग नहीं लिखेंगे लेटर में। पर्सनल टॉपिक्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, सब्जेक्ट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। जनरल पॉइंट्स लिखा हुआ है जो हम लोग कोई भी फॉर्मल लेटर में फॉलो करते हैं वही सारा बात इसमें भी बोला गया, राइट। देखो देर इज अ सैम्पल गिवन, ये लेटर का सब्जेक्ट क्या है, न्यू ब्रांच एट एक्स वाई जेड नगर, एक नया ब्रांच खोल रहे हैं ऑफिस अपना, so this is the letter. Then comes your sixth category, that is sales letter. Sale letter क्या है, these are important means of business communication and are written to publicize and ultimately sell a product or a service to the consumer. Benefit क्या होता है इसका, ऑब्वियस सा बात है, अगर सेल्स लेटर है तो सेल्स प्रमोशन में मदद करेगा, इंट्रोडक्टरी ऑफर्स कोई लेकर आ रहा है उसको हेल्प करेगा, बिजनेस वेंचर्स पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत बनाएगा और ज्यादा, highlight the importance of customers, makes it easy to understand facts and figures. Why? Because you are communicating to the public, you are publicizing the sales. और आप एक प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए आप सेल लेटर लिखते हो बेसिकली, तो सेल्स प्रमोशन होगा, साथ साथ इंपॉर्टेंस फील होगा कस्टमर्स को दैट यू आर शेयरिंग विद देम, ऑफर्स को इंट्रोड्यूस करना है वो भी इसमें मेंशन कर सकते हो। व्हाट आर द टिप्स यू नीड टू फॉलो टू राइट सेल्स लेटर, यूज फॉर्मल लैंग्वेज, स्लैंग वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए, फॉर्मल सैल्यूटेशन मस्ट बी यूज्ड, कंटेंट शुड बी सेल स्पेसिफिक, extra detailed information should not be included, personalized comment should not be included, keep things short and crisp. For a new product launch, mention its features, uses, benefits, pay attention to the target audience, each letter might need a different phrasing. Clear है क्या, any doubt? No, ma'am. अब देखो यहाँ पर सैंपल दिया है सेल लेटर का, फिर से बोलूंगी ये खुद से पढ़ लेना। रिकवरी लेटर, सेवेंथ टाइप इज द रिकवरी लेटर। रिकवरी लेटर नाम से कुछ समझ में आता है क्या, रिकवरी क्यों बोला जा रहा है, मतलब आप कुछ रिकवर वसूल करना चाहते हो किसी से। अगर कोई चीज मेरा डूबने वाला होता है, अगर मैं उसको वापस से पाना चाहती हूँ, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिकवर करना। जैसे कि हेल्थ रिकवरी क्या होता है, अगर इंसान बीमार है और वो उससे ओवरकम कर जाता है, मतलब वो ठीक होने लगता है, दैट मीन्स ही इज रिकवरिंग। लेकिन ये हम लोग हेल्थ की बात नहीं करते हुए जनरल टॉपिक पे रिकवर का मतलब समझे अगर, दैट मीन्स यू कैन रिकवर द मनी मे बी विच वॉज अबाउट टू बी बैड डेप्ट, तो उसको अगर, या फिर कोई अमाउंट जो आपका बैड डेप्ट हो चुका था अगर आप रिकवर कर रहे हो, बैड डेप्ट रिकवरी होता है ना अकाउंट्स में, उस तरह का कुछ। Recovery letters are addressed to customers or clients from whom money needs to be collected for the goods or services provided to them. The, the intent behind writing such letters is to recover money, annoying, to recover money without annoying or alienating the customers. Such a letter will include detailed information regarding the amount of outstanding payment and the last date for the payment of the outstanding amount. It must also detail the legal action that could be taken in the event of further delay or non-payment of dues. One must remember that the language used while writing recover letter must be polite so as not to offend the customer and to ensure that future transactions with him are not adversely affected. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि रिकवरी लेटर जनरली हम लोग कस्टमर या क्लाइंट को एड्रेस करते हैं जिनसे हमको पैसा कलेक्ट करना होता है। मान लो हमने उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की थी एंड क्रेडिट पे उन्होंने खरीदा था मान लो, अब अगर पेमेंट का टाइम आ चुका है तो हमको उनसे जब पैसा रिकवर करना होगा तो हम लोग उनको एक रिकवरी लेटर लिखकर देते हैं। इसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है लिखने का, रिकवर करना मनी विदाउट अनोइंग और एलिनेटिंग द कस्टमर। ऑब्वियस सा बात है, पैसा को पाने के लिए हम लोग ये लेटर लिखते हैं, टू आस्क देम फॉर द मनी।
which is due to us. अच्छा, इसमें हम लोग क्या मेंशन करते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं आउटस्टैंडिंग पेमेंट के बारे में, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का लास्ट डेट क्या है पेमेंट का। फिर लीगल एक्शन आप बताओ, नहीं तो सामने वाला तो आपके पैसे 6 महीने तक ही नहीं देगा आने वाले, अगर आप उसको नहीं टोकोगे, आप बार बार उससे नहीं मांगोगे, तो उसका क्या चाहता है, वो तो आपकी पेमेंट को और डिले करते रहेगा। तो आप अपने लीगल एक्शन के बारे में भी मेंशन कर दो कि अगर इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो पेमेंट नहीं करता है, तो व्हाट ऑल लीगल एक्शन इज लाइबल टू दैट पर्सन। नॉन पेमेंट के केस में आप उसके साथ क्या कर सकते हो। वन मस्ट रिमेंबर दैट लैंग्वेज, लेकिन आपको पूरे एंटायर प्रोसेस में ये ध्यान रखना है कि आपका जो लैंग्वेज होगा दैट शुड बी ऑलवेज पोलाइट। आप कस्टमर को ऑफेंड नहीं कर सकते, कोई भी स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, रूड नहीं हो सकते। ऑल्दो यू आर आस्किंग फॉर द मनी, बट मेक श्योर दैट आपका टोन जो होगा पोलाइट होना चाहिए थ्रू आउट। यू कैनॉट यूज हार्श वर्ड्स वाइल राइटिंग अ लेटर। क्या होंगे, यूज पोलाइट लैंग्वेज, दैट इज जेंटल रिमाइंडर। आप ऐसे स्टार्ट करो, दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर टू रिमाइंड यू ऑफ द पेमेंट ड्यू, ऐसे करके आप बोलोगे, ना कि आप इस तरह से लेटर लिखोगे, यू बेटर पे द मनी, ऐसे करके आप उसको धमकी नहीं दोगे, राइट। आप उसको एक जेंटल रिमाइंडर के तरीके से लेटर लिखोगे। नेक्स्ट, एक्यूजेटरी और थ्रेटनिंग लैंग्वेज। आप उसको थ्रेटन नहीं कर सकते कि आप उसको किडनैप कर लोगे अगर वो आपका पेमेंट नहीं देता है, नो, यू कैन नॉट डू ऑल सच थिंग्स। स्टेट द रीजन फॉर डिस्प्यूट एरर पेबैक। आप कारण बताओ डिस्प्यूट का, एरर का, पेबैक का, क्या वजह है जिसकी वजह से आप ये लेटर लिख रहे हो। स्टेट द लीगल एक्शन, अगर पेमेंट नहीं होता है तो आप क्या लीगल एक्शन लोगे वो मेंशन करो। डू नॉट यूज ऑफिशियल रिकवरी लेटर टू वेंट आउट पर्सनल एमिटी और हेटरेड। अगर आपका पर्सनल खुन्नस है उस पर्सन के साथ, कुछ एनिमिटी है, तो उसकी वजह से आप ऑफिशियल रिकवरी लेटर का मदद मत लो अपना पर्सनल ग्रज को निकालने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट बोलता है कि जो लैंग्वेज है दैट इज अगेन द टोन शुड बी वेरी फॉर्मल एंड बिजनेस ओरिएंटेड। ये सारा कुछ कुछ पॉइंट्स आप देखोगे रिपीट किया गया है। अभी तक जो हम लोग 7 टाइप्स पढ़े हैं ना, एंटायर में आप देखो मेंशन है पोलाइट लैंग्वेज यूज करो, लैंग्वेज को फॉर्मल रखो। ये 2 पॉइंट तो एकदम कॉमन है, हर टाइप के फॉर्मल लेटर में हमको ये 2 पॉइंट तो याद रखना ही है, इसीलिए लिंक करके पढ़ो हमेशा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सैंपल दिया रिकवरी लेटर का, जो मैं नहीं करा रही, खुद से देख लेना। आई थिंक योर चैप्टर इज एंडेड। बैक टू बैक ये लोग सैंपल्स दे के रखे, राइट। या basically I can see 5 such samples letters. Let's see what are they. Okay, पहला बोल रहा है, you are manager HR of so and so company, as part of the CSR exercise you intend to donate toys to an orphanage. पहला एग्जांपल है इंक्वायरी लेटर का। क्या बोलते हो, कराओ कि कर लोगे खुद से? कर लूंगी मैम खुद से। क्योंकि कुछ है नहीं इसमें समझाने का, सैंपल लेटर है। पहला लेटर आपका इंक्वायरी लेटर है, दूसरा आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस करने का है, मतलब ऑर्डर प्लेस का जो सेकंड टाइप पढ़े थे वो है। थर्ड वाला है आपका कंप्लेन लेटर, देन फोर्थ वन इज योर response to the complaint letter, and fifth one is your promotional letter। जो हम लोग पांचों ही कैटेगरी, हम लोग इवन रैदर 7 कैटेगरीज ऑफ लेटर पढ़ चुके हैं, तो उसी में से ये 5 का सैंपल एग्जांपल दिया गया है। विद दिस द चैप्टर इज फिनिश्ड। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? नो मैम। Okay, so we'll continue the next chapter in the next class.